अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जुक आजमी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। और जैसे कि आप लोग को चीमा साहब साथ दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, डॉक्टर कमर चीमा। और जी चीमा साहब ने एक बार फिर जो है वो वीडियो बनाई है हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर। वैसे तो हमारा ख्याल था कि शायद ईरान पर बात करेंगे, शायद हो सकता है अमेरिका और इसराइल पे बात करेंगे, लेकिन खैर उन्होंने एक बार फिर जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात छेड़ दी है। और क्या बात की है पहले उनको सुन लेते हैं और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जी। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक हैं। दोस्तों, इस वक्त इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि एक थिंक टैंक है, स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक है सिप्री। उसने ये कहा है कि भारत जो है उसने 12 न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो हैं वो डिप्लॉय की हैं। 12 न्यूक्लियर वॉर हेड्स। सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी ये रिपोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा। और इट मीन्स के ये जो 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स इंस्टॉल किए हैं, व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है पायन? इसका मतलब है दे आर इंटरेस्टेड कि वो पाकिस्तान पे कोई हमला करने जा रहे हैं या प्लान रखते हैं। हमला करने जा रहे हैं या प्लान रखते हैं। और ये भी उन्होंने देखे हैं, ये जो 12 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, कीप दिस इन माइंड कि दे आर थ्रेटनिंग कि जनाब अगर पाकिस्तान हमें मारेगा या न्यूक्लियर की बात करता है तो हम भी बिल्कुल तैयार बैठे हों। दिस इज व्हाट दे आर। चीमा साहब का कहना ये है कि जी भारत जो है ना वो बिल्कुल अपने न्यूक्लियर वेपन्स लेकर और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार बैठा है। अब जाहिर है कि जब हमारी स्टेट को कुछ समझ में नहीं आएगा कि बलूचिस्तान में क्या किया जाए, आज़ाद कश्मीर या पीओके में जो हंगामा चल रहा है उसका क्या किया जाए, और फिर अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे अटैक्स हो रहे हैं और वो भी उनसे कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो ऐसे में पाकिस्तान की स्टेट के पास कौन सा ऐसा चूरन है जो वो बेच सकते हैं और जिसको लेकर उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में कुछ लोग उनकी बात को मान जाएंगे। तो जी एक बार फिर उसी चूरन को इस्तेमाल किया गया है और यही कहा जा रहा है कि जी भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने को एकदम तैयार बैठा है। यहाँ तक कि उन्होंने कई मिसाइल्स जो है वो भी पाकिस्तान की तरफ करके और उसको एकदम कपड़ा छपड़ा मार के ना एकदम तैयार करके रखा है कि जैसे ही उनका मन करेगा वो ठक करके जो है वो मिसाइल यहाँ पर भेज देंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ मोदी जी, इस तरह की बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा। आपको पता है ना, पहले आपने ऑपरेशन से दूर किया, उसके बाद अभी तक हम यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमने आपके जहाज कितने गिराए में। हमारी पढ़ाई लिखाई जो है वो वहीं पर जाकर जो है वो एक्सपोज हो गए हम कि हमें तो काउंटिंग ही नहीं आती। हमने कहाँ से 2-3 से शुरू किया, 11 पर जाकर रुके और बार बार डोनाल्ड ट्रंप को भी कंफ्यूज किया। डोनाल्ड ट्रंप भी कभी कहते हैं 2, 4, 6, 1 नहीं 11। तो जी ये सब कुछ होता रहा, लेकिन चले ये तो हुआ सो हुआ। उसके बाद हमें तो अभी तक यही है कि जी आप लोगों ने जो है वो 9 या 11 बेसिस पे आपने अटैक किया और आपके अभी जश्न मनाया जा रहा है कि जी आप लोग जो है ये वॉर जीत गए, हमारे अभी जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पे वॉर जीत गए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि हमने जो हमारे फील्ड मार्शल थे उनको जी हमने बना दिया क्या भला, जी हाँ, उनको जो है वो सॉरी फील्ड मार्शल तो नहीं थे, वो पहले आर्मी चीफ थे, उनको फील्ड मार्शल बना दिया। और अब जो है अगर आपने फिर लड़ाई की तो वो हम जीते या हारे, हमारे यहाँ जो है लोग अपने आप को प्रमोट भी कर लेंगे। चीमा साहब को शायद 1-2 मेडल और मिल जाए और इसी तरीके से और भी कई लोग हैं जिनकी के ये कहा जाएगा जी जिनकी जो है वो अपनी जो पोस्ट है उस पोस्ट से अगली पोस्ट उनको दे दी जाएगी। और ये बहुत गड़बड़ है। और वैसे भी फील्ड मार्शल साहब के लिए तो हमारे पास कोई पोस्ट बची भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि हम उनको फिर वजीम उस शान शहनशाही बोल सकेंगे और तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चीमा साहब जो हैं वो टाइम टू टाइम इस किस्म की शुड़लियां जो हैं जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, वो छोड़ते रहते हैं। और एक बार फिर उन्होंने ये कह दिया है कि जी भारत जो है ना वो पाकिस्तान पे मिसाइल से हमला करने वाला है। अब मोदी जी को आई विश के मोदी जी जो है वो जो अपने फॉरेन ट्रिप्स लगा रहे हैं उसी में बिजी रहे, ऐसा ना हो खाली बैठे हो। खाली बैठना उन्हें पसंद नहीं है, तो वो कहते हैं चलो आज 2-3 दिन कोई काम नहीं है तो या किसी कंट्री ने बुलाया नहीं है, कोई मेडल वेडल मिलना नहीं है, तो ऐसा करते हैं पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं। बोल देंगे कि जी वो
हम तो ऑपरेशन सिंधु 2.0 कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से 2.0 जो है ना वो बता कर जो है वो कह लीजिए चीजों को तैयार करके रखा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि चीमा साहब की बातों से कहीं मोदी जी का मूड बन जाए और वो कहे चलो 2-4 मिसाइल फेंक ही देते हैं। भाई ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे चीमा साहब से भी ये कहना है, सर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। एक तो आप फौरन ही घबरा जाते हैं, अगर कोई मिसाइल टेस्ट हो रहा है तो आप घबरा जाते हैं, अगर कोई मिसाइल वहां पे रखे जा रहे हैं तो आप घबरा जाते हैं। हर बात पर जो आपके पसीने आ जाते हैं ना आपको, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना है, इसलिए कि दुनिया में और भी बहुत कुछ हो रहा है और भारत में भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन भारत जरूरी नहीं है कि वो हर वक्त पाकिस्तान पे ही अटैक करने के लिए बैठे हों। लेकिन आप जाहिर है आपका फायदा है, आप चाह रहे होंगे कि पाकिस्तान अटैक कर दे। ऐसा करते ही जो इकोनॉमी पे, एजुकेशन पे और हेल्थ सेक्टर और दूसरी चीजों के ऊपर जो पब्लिक बोल रही है उनको जी शटअप कॉल देने का जो है वो एक मौका मिल जाएगा। पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उसको भी, और जो गवर्नमेंट लाते हैं यानी कि जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसको भी लोग कहेंगे लो जी लो, आपको मतलब खाने की पड़ी हुई है, आपको आटा चाहिए, वो देखिए जी भारत हमारे पीछे लग गया, भारत ने हम पे अटैक कर दिया है, हम अपनी जान बचाएं, आपको खाने की पड़ी हुई है। अरे एजुकेशन, एजुकेशन का क्या करना जी, आप बचेंगे तो पढ़ेंगे ना, अगर आप बचेंगे ही नहीं, भारत ने अटैक कर दिया, अगर बचेंगे नहीं तो पढ़ाई क्या करेंगे। और इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर के बारे में भी आपने यही कहना है कि जी अपना क्या इलाज कराना है, अगर आप बीमार हो गए तो साइड पे कॉर्नर में होकर बैठ जाइए, जब लड़ाई खत्म होगी तब देखा जाएगा। और वैसे भी आप तो जानते ही है कि इसी तरह की चीमा साहब की बातें सुन सुन के जो बजट तैयार हुआ है इस साल का, उसमें कितना ज्यादा बजट हमने ऑलरेडी डिफेंस को दे दिया। अब तो हमारे पास कुछ यानी आम पब्लिक जो है उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। अब तो यही रह गया कि पब्लिक की खाल उतरवा कर और कहीं बेच बाच के जो है काम चलाए गवर्नमेंट, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। लेकिन चीमा साहब की अपनी मजबूरी है। बहरहाल हम हमें क्या मतलब सानू की, लेकिन बात सारी ये कि चीमा साहब ने जो एक अब माहौल बनाने की कोशिश की है ना कि जी भारत अटैक करने वाला है, तो मेरा ख्याल है चीमा साहब अगर भारत ने अटैक करना होगा ना तो वो आपको बता के नहीं करेंगे और इस तरह से आपको इशारे करके भी नहीं करेंगे। ना ही कोई कंट्री ऐसे इशारे किया करती है। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई अच्छी बात भी हो गई है। वैसे तो खैर लड़ने के लिए दोनों ही तैयार रहते हैं, हमारे वाले भी एकदम रेडी बैठे रहते हैं और भारत में भी बस छिड़ने की देर होती है कि वो कहते हैं बस जी हम अटैक कर देंगे। और यहाँ वाले जो ये खुद ही कहते रहते हैं नहीं भारत अटैक कर देगा। लेकिन बात सारी ये कि अटैक तो हमें भारत पे करना चाहिए, बजाय ना कि भारत हमारे ऊपर अटैक करे। आप लोगों को मालूम है ना कि आप बार बार कहते हैं कि जी अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भारत करवा रहा है। कई बार हमारे यहाँ ये बात की गई है कि जो कुछ अफगानिस्तान की तरफ से अटैक चल रहे हैं वो सारे के सारे अटैक जो है वो भारत करवा रहा है, यानी कि प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है वो पाकिस्तान के साथ इस तरह से। तो भाई अटैक तो मतलब हमें करना चाहिए ना चीमा साहब, ना कि भारत अटैक करेगा। ये क्या बारी, हमारी बारी है इस बार तो हमें अटैक करना चाहिए, इसलिए कि भारत बार बार देखे ना अफगानिस्तान के जरिए रोज कान के नीचे दो लगा के जा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि अब हम भारत पे अटैक करें। ये क्या बात हुई, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं कि मतलब हमने भारत पे अटैक किया। हर बार जो है वो हमारा कोई टेढ़ा बेड़ा काम हो जाता है, उसके बाद भारत आता है और अटैक करके चले जाता है। अभी तो उनका वो अभिनंदन, वही वो चाय वाले, वो चाय पी पी कर निकल गए और हम कुछ भी नहीं कर सके। दूसरे दिन हमने उनको ऐसे दूल्हे की तरह ले जाकर बॉर्डर क्रॉस करवाया है, जैसे हमने उनको बुलाया था कि आइए यहाँ पर सेवैयां खा के जाइए, और वो भी आराम से चाय वाय पीकर और वहां पहुंच गए। अरे रखते ना 2-4 दिन उनका पायलट, लेकिन नहीं, आपको तो पता ही हमारे किस किस तरह की स्टेटमेंट चल रही थी इमरान खान के जमाने में। तोबा तोबा तोबा, यानी क्या क्या कहा था कि उस वक्त के आर्मी चीफ जो है वो कांपते हुए आए और उन्होंने कहा कि जी बस फौरन 9 बजे छोड़ दो नहीं तो भारत अटैक कर देगा। तो मोदी जी को ना अंधेरे में अटैक करने का बड़ा ही शौक है, मुझे तो समझ में नहीं आता। या तो सुबह सुबह कर देते हैं, मतलब 1 बजे 2 बजे अटैक कर देंगे, मतलब सूरज निकलते सूरज डूबने के बाद ही अटैक करते हैं, चाहे रात के 9 बजे हो चाहे सुबह के 1:30-2 बजे हो, मोदी जी ने अटैक कर देना। अरे भाई सुबह के 4-10 भी बजते हैं, सुबह के 9 भी बजते, सिर्फ रात के ही 9 नहीं होते। लेकिन खैर वो हुआ सो हुआ, 2019 में हम आराम सुकून से बैठे। उसके बाद जब दोबारा अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर का कह के, वो भी आधी रात को, और उसमें भी ना टाइम देखा ना कुछ देखा। मुझे लगता है मोदी जी को कोई मतलब गिफ्ट में घड़ी वड़ी नहीं मिलती है, ऐसे मतलब उन्हें टाइम का पता ही नहीं लगता, बस जागते रहते हैं, खाते रहते हैं, और बीच में उनको कुछ होता होगा कि चलो अब खाली बैठे बैठे क्या करने, चलो अटैक ही कर देते हैं ना थोड़ा सा। तो इस किस्म की बातें भी जो है वो चल रही होती। लेकिन खैर हमें क्या जी, चीमा साहब ने ये बात की और चीमा साहब को जैसे मैंने कहा, चीमा साहब को भी और चीमा साहब को मेडल देने वालों को भी और गवर्नमेंट को भी, कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इस बार आप जितना मर्जी कह लीजिए कि भारत ये करने वाला वो करने वाला, वो तो चले साइड पे, वो करते रहेंगे जो उन्होंने करना है। लेकिन आप पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं, आपने कश्मीर के लिए क्या किया है, जो हंगामा एक उधम मचा हुआ है उसको रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं
या कुछ नहीं कर पा रहे? क्या बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है आपको लगता है सारी दुनिया की आंख पे पट्टी बंदी है, वो देख नहीं रहे? तो वो देख रहे हैं। और इसी तरीके से अफगानिस्तान के साथ जो आपने 36 का आंकड़ा करके रखा है और आप पकड़ पकड़ के अफगानिस्तान के सिटीजन्स को बाहर निकाल रहे हैं, अफगानिस्तान में वापस भेज रहे हैं, वो भी आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है, मैं अभी ही बता रही हूँ। बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर के हालात जो हैं वो खराब होते चले जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो भी बहुत खराब है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि शायद ये कश्मीर को भी एक तरह से बलूचिस्तान ही बनाने जा रहे हैं, और अगर इसी किस्म की गलत पॉलिसीज लाते रहे और लोगों के ऊपर जोर जबरदस्ती जारी रखी तो वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में भी बलूचिस्तान की तरह ही आजादी की आवाजें भी उठने लगेंगी, जो कि थोड़ी बहुत अभी उठ भी रही है। और शायद बलूचिस्तान की तरह आजाद कश्मीर या पीओके के लोग भी पाकिस्तान के साथ रहना ना चाहे। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान ने इस बारे में कुछ कहा है, उनको जरा सा सुन लेते हैं और फिर बात करते हैं। जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। तुम चले जाओगे, तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए कत्ल गारत गिरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी जी, तो ये है मौलाना फजलुर रहमान, जो कि जाहिर है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, बहुत प्रोमिनेंट तरीके से सब इनको जानते पहचानते हैं। और मौलाना साहब जो हैं इस वक्त भाई लोग की वाट लगा रहे हैं। वैसे कई लोग ये भी कहते हैं कि जी मौलाना साहब जो हैं उनको असल में चाबी भरी जाती है। मौलाना साहब टाइम टू टाइम इस किस्म की बातें करते हैं और उससे मौलाना साहब अपने रेट बढ़ाते हैं, और उसके बाद होता ये है कि जी मौलाना साहब को भी हर फैसले में हर जगह पर शामिल रखा जाता है। और इनका काम बिल्कुल वही है जो अवैसी साहब का भारत में है। कई लोग मतलब मुझे कहते हैं, मैं नहीं कह रही अवैसी साहब को, कभी पता लगा अवैसी साहब मेरे पीछे पड़ गए। कई लोगों का कहना है कि इलेक्शन से पहले अवैसी साहब जो है इतना हंगामा करते हैं कि लगता है कि पता नहीं क्या होने वाले, 2-4 सीटें या 1-2 सीटें ले लेते हैं, लेकिन न्यूज में रहते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनकी बातचीत की वजह से जो है वो वोट का जो सिस्टम है या वोटिंग जो है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो फर्क जरूर पड़ता है। तो इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान भी है जो टाइम टू टाइम इस किस्म की स्टेटमेंट देते रहते हैं कि कभी लगता है गवर्नमेंट के खिलाफ है, कभी लगता है कि भाई लोग के खिलाफ है, और समझ में नहीं आता कि ये आखिर है किसके साथ, मतलब इनके साथ है कि उनके साथ है कि किसके साथ है या अपने साथ है, पता नहीं कहाँ है। लेकिन बहरहाल मौलाना साहब की इस तरह की स्टेटमेंट चला करती है। खैर पूरी बात सुनी लेते हैं। और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो। आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे। ये बात तो खैर मौलाना साहब ने ठीक ही कही है, लेकिन बात सारी है कि मौलाना साहब भी जानते हैं कि ये बात तो हमेशा से ही है कि जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे, जिससे चाहेंगे हुकूमत छीन लेंगे। वोट किसको पब्लिक देती है उससे क्या फर्क पड़ता है? जब नवाज शरीफ का मैंडेट था तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, जब इमरान खान को लोगों ने वोट दिया तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है। और अभी भी यही हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि मरियम नवाज आएंगी या बिलावल भुट्टो आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में होती है म्यूजिकल चेयर और म्यूजिकल चेयर में अभी पीटीआई की बारी नहीं आई है। तो यही दो लोग हैं जो आएंगे। खैर मौलाना साहब की मैं फैन तो खैर कभी कोई खास रही नहीं, लेकिन हाँ टाइम टू टाइम कुछ बातें वैसी जरूर कर देते हैं जो कि लोगों को सुननी चाहिए। जैसे कि बलूचिस्तान के बारे में मौलाना साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर अब गवर्नमेंट जो है उसका कंट्रोल नहीं रहा है, और वहां उसके लोग अगर जाकर अब यूएन में जाकर अगर बात करें या यूएन में जाकर अगर अपील करेंगे तो उनकी बात को सुन भी लिया जाएगा। मौलाना साहब की बात को उस वक्त लोगों ने बहुत हल्के में लिया, लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान तकरीबन पाकिस्तान के हाथों से निकल चुका है। जी हाँ, मैंने यही कहा कि बलूचिस्तान तकरीबन जो है पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। मुसलसल वहां पे बीएलए के अटैक्स चल रहे हैं।
चाइना भी इसीलिए परेशान है कि चाइना के जो प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं वो चाइना को कंप्लीट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन खैर हम क्योंकि चाइना को मामू बनाने में एक्सपर्ट हैं और चाइना के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है सिवाय इसके कि वो हमारी बातों का भरोसा कर ले और कहे कि चलो ठीक है एक बार फिर ट्राई करते हैं। वरना हो ये रहा है कि चाहे वो बीएलए हो चाहे दूसरी जमातें हो बलोचिस्तान की, वहां पर कोई भी जो है संभाला नहीं ले पा रहा है और यही वजह है कि मामला जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट जो है जिस तरीके से डील कर रही है उसके बाद जो सिचुएशन है वो खराबी होती हुई दिखाई दे रही है, बेहतर होती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर हम सरफराज बुगटी साहब की बात करें जो चीफ मिनिस्टर है, तो उनका कहना है बशीर ज़ेब और डॉक्टर उल्लाह नजरिया ऐलान कर दें कि सरफराज बुगटी के इस्तीफे या कत्ल से बलूचिस्तान में अमन आ जाएगा तो मैं मरने को तैयार हूं। नहीं सरफराज बुगटी साहब, बलूचिस्तान में अमन लाने के लिए आपको मरने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल मर टपकने के लिए जाइए, आप बिल्कुल जिंदा रहिए, सालों साल जिए, सिर्फ अपनी सीट छोड़ दीजिए, रिजाइन कर दीजिए। रेजिग्नेशन तो आपको लिखना आता ही होगा और अगर नहीं आता मुझे बताइए, मैं लिखकर भेज देती हूँ। और या फिर अपनी टीम में से किसी को कहिए, वो भी आपको रेजिग्नेशन लिखकर दे देंगे। तो रिजाइन करके सर थोड़ी इज्जत के साथ निकल जाना बेहतर होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ कोई भी हो, चाहे हमारे मिलिट्री के लोग हों चाहे हमारे यहाँ सिविलियन गवर्नमेंट के लोग हों, ये अपने आप को एक्सटेंशन देते चले जाते हैं, कभी रिजाइन नहीं करते। लोग सोचते हैं चलो अब इनका इतने 3 साल हो गए, अब इनके इतने साल हो गए, अब ये निकल जाएंगे। लेकिन होता क्या है, फिर एक्सटेंशन आ जाती है। ये इस वक्त के लोगों की ही बात नहीं है सिर्फ, ये इमरान खान ने भी यही किया था, नवाज शरीफ ने भी यही किया था और हमेशा से यही होता चला आ रहा है। भुट्टो साहब के जमाने से या पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ यही हुआ है कि चाहे वो कोई मिनिस्टर हो चाहे वो मिलिट्री के लोग हो, ये कभी भी जो है वो रिजाइन नहीं करते हैं। बड़ी मुश्किल से इनकी रिटायरमेंट आती है और कई बार एक्सटेंशन भी ले लेते हैं। और इसी तरीके से हमारे पॉलिटिशियन है जो किसी तरीके से रिजाइन नहीं करते और अगर रिजाइन कर, वैसे तो खैर कभी रिजाइन नहीं करते, और अगर इनका टाइम खत्म भी हो जाए, यानी कि इनका कह लीजिए कि टेन्योर खत्म हो जाए, तो और इनकी पार्टी दोबारा ना आ रही हो तो ये पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखें नई गवर्नमेंट आई है लेकिन चेहरे वही रहते हैं, इसलिए कि यही पॉलिटिशियंस हैं जो इमरान खान के वक्त भी आए थे। जब इमरान खान ने कहा था कि मैं यूथ को लाऊंगा, मैं कोई नए लोग लेकर आऊंगा, तो लोगों को बहुत उम्मीद थी कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी तो कुछ नए लोग आएंगे, कुछ नया ब्लड आएगा, कुछ नए जनरेशन आएगी जो कि कुछ शायद बेहतर आइडियाज दे सके पाकिस्तान को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन इमरान खान आए तो इमरान खान के हर तरफ हमें वही चेहरे दिखाई दिए जो पिछले 80 साल से पॉलिटिक्स में हैं, जो हर गवर्नमेंट के साथ होते हैं, हर जगह होते हैं। वही लोग इमरान खान के साथ भी थे, कोई आम आदमी नहीं था, सबके सब अरबपति खरबपति लोग इमरान खान के साथ खड़े दिखाई देते थे। तो इमरान खान ने क्या खाक चेंज लेकर आना था, वही हाल नवाज शरीफ का, वही हाल हर किसी का। इसलिए कि जाहिर है कि ये जो शतरंज बिछाई जाती है और इसके दो जितने प्यादे होते हैं वो सबके सब रखने वाले वहीं के लोग होते हैं, जहां का कि आप लोग जानते हैं कि भाई लोग जिनको हम कहते हैं, तो वो लोग जो होते हैं तो उन्होंने तो वही उठा के वही सामान वापस रख देना होता है। इसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो, उसके बाद वही की वही गवर्नमेंट और वही की वही हरकतें और उसी तरह की पॉलिसीज। इस वजह से आज तक हम जो है कभी इम्प्रूव कर नहीं पाए, ना हेल्थ सेक्टर में, ना इकोनॉमी को, ना एजुकेशन सेक्टर को, ना पड़ोसियों के साथ टर्म्स बेहतर हो पाए। वैसे भारत को हमने इसी काम के लिए रखा हुआ है कि जहां पे पब्लिक का प्रेशर आने लगे कि जी ये काम नहीं है, वो रोड जो है वो टूटी हुई है, हॉस्पिटल्स नहीं है यहाँ पर, लेके ये बड़े बड़े लोग तो अपना इलाज कराने इन्हें जुकाम भी हो जाता है तो ये लंदन अमेरिका चले जाते हैं। तो ऐसे में अगर पब्लिक कोई आवाज उठाती है तो ये उसी के साथ कह देते हैं जी भारत हम पे अटैक कर देगा। ऐसे में भारत के पॉलिटिशियन भी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, वहां से कह भी देते हैं हम मारेंगे, घुस के मारेंगे, ऐसा करेंगे। बस इनको तो यही चाहिए, ये यही चाहते हैं। इसीलिए बरस से इन्होंने कभी कश्मीर का इशू भी हल नहीं होने दिया और ना ही ये होने देंगे। इसलिए कि जिस दिन कश्मीर इशू खत्म हो गया उस दिन पब्लिक कहेगी कि बस करो भाई, अब किससे लड़ रहे हो। तो इन्होंने एक दुश्मन और खड़ा कर लिया है अफगानिस्तान की शक्ल में। हालांकि पहले वो हमारे बड़े दोस्त थे, हम तो उनके गले पड़े रहते थे, लेकिन खैर जैसी हमारी हरकतें, मुझे लगता है एक दिन शी जिनपिंग ने भी हमारे कान के नीचे 2 लगा देनी कि वो बस कर जाओ भाई, कितना मुझे बेवकूफ बनाओगे। मेरे ख्याल शी जिनपिंग को पंजाबी नहीं आती और ना अभी तक कर चुके होते हैं। खैर हम यहाँ से चलते हैं और क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको मालूम ही है ना, हमारी तो हर बात में पंजाबी घुसी हुई है। बाहर यहाँ से हम चलते हैं और बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।